oxidation number. Okay, so ट्रेंड ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर, उसके अंदर मैंने आपको बोरॉन फैमिली में बताया था कौन कौन सा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, +1 एंड +3. उसमें मैंने आपको बोरॉन फैमिली में +1 एंड +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस किया था. बताओ, +1 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है एंड बोलो, एंड +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप. +1 इंक्रीज करती है एंड +3 डिक्रीज करती है. याद है ना, थैलियम का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है बेटा, +1. Tl+1 इज मोर स्टेबल देन Tl+3. ऐसे ही कार्बन फैमिली में मैंने आपको समझाया था कि कार्बन फैमिली के अंदर अगर आप आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो +2 एंड क्या आएगा, +4 मोस्ट कॉमन स्टेट. हालांकि कार्बन का मैंने बताया था -4 से लेके +4 तक सारे स्टेट होते हैं. इज दैट क्लियर? बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? ओके जी. नाइट्रोजन फैमिली हेडिंग डालो, ऑक्सीडेशन नंबर. Variation of oxidation number in case of nitrogen family. Variation of oxidation number in case of nitrogen family. तो क्या है बेटा, देखो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, यही है ना मेंबर्स. और नीचे कौन है, मॉस्कोवियम. तो क्योंकि न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट का उतना केमिस्ट्री डिस्कस करना नहीं है और ज्यादातर उसमें से रेडियो एक्टिव है, तो हम लोग सिर्फ इनके बारे में करेंगे. सो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन विल बी NH2 NP3. बताओ, बिस्मथ के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएगा, S का. तो बिस्मथ का कौन सा स्टेबल स्टेट होगा, +3. एंड कौन सा दूसरा स्टेट हो सकता है, +5. अच्छा, और क्या हो सकता है, -3. -3 क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के केस में लोएस्ट अगर मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 ना. तो अगर उसे 3 मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 8. 3 लेने पे कितना चार्ज आएगा, -3. सो आयनिक कंपाउंड नाइट्राइट्स बहुत सारे मिलते हैं, Mg3N2. यही नहीं, देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है. तो अगर आप मेरे से डिस्कस करो तो अमोनिया इज ऑल्सो वन ऑफ सच एग्जाम्पल, जहां पे तो नाइट्रोजन के लिए ऑल द स्टेट फ्रॉम -3 टू +5 सारे है. फॉस्फोरस का भी -3 टू +5 सारे ही देखने को मिलते हैं. बाकी इन सभी में, खास करके इनमें कॉमन स्टेट कौन से हैं, +3 एंड +5 मोर कॉमन. डिड यू अंडरस्टैंड? और जैसा मैंने आपको बताया कि बिस्मथ के केस में +3 इज मोर स्टेबल देन +5. गॉट इट? तो ये क्यों है बेटा, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इज दैट क्लियर? कोई आपसे पूछे BiI5 डज नॉट एग्जिस्ट, समझा दोगे, बोलो. बट BiI3 एग्जिस्ट, क्या बोलोगे इसके पीछे? हाँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. समझ में आ रहा है बेटा? हाँ. अब आती है बात कि सर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस में जैसे ये -3 टू +5 है, -3 का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, -3 स्टेबिलिटी ऑर्डर. तो उसमें देख बेटा, ऑफ कोर्स नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके चांसेस ज्यादा बनेंगे. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बात आएगी कि +5 की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए. तो +5 नाइट्रोजन से काफी ज्यादा स्टेबल फॉस्फोरस का होता है. तो बड़ा हाई लेवल कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ द फॉस्फोरस एंड द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन अपने +5 से हमेशा कोशिश करता है 0 या फिर माइनस वाले साइड में जाया जाए, जबकि फॉस्फोरस की टेंडेंसी किधर रहती है, प्लस वाले साइड में जाने की रहती है. आ रहा है बात समझ में? क्विकली नोट इट डाउन, सारे पॉइंट्स लिखते चलो. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5. डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ +3 इंक्रीजेस. पॉइंट वाइज अगर आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, ठीक है. अदरवाइज मैंने यहाँ डिक्टेट कर दिया है, उसको ही पॉइंट वाइज में लिख लो. मैं बोल दे रहा हूँ, आप मिला लो, आपने उसके आसपास लिखा है, वेल एंड गुड. चलो पहले इसको एक बारी क्विकली एक आउटलाइन कर लो, फिर मैं बताता
गॉट इट एवरीवन? चलो बेटा पॉइंट वाइज लिखते चलो। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम -3 to +5. Nitrogen and phosphorus shows all the state from -3 to +5. Okay. For nitrogen, the lower state is more stable, that is -3, whereas for phosphorus, +5 is more stable. Whereas for phosphorus, +5 is more stable. Got it? Now for bismuth, +3 is more stable than +5. Reason is inert pair effect. सभी को समझ आ गया? चले आगे बढ़े। ओके अब अगला ब्लॉक देखते हैं, कौन सा? वेरी इंटरेस्टिंग, लिखो ऑक्सीजन फैमिली। बताओ मेंबर्स, पहले डिस्कस कर लेते हैं। बोले बेटा। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। सभी को क्लैरिटी? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा। NH2 NP 4 ना, NH2 NP 4। बताओ मिनिमम कितना हो सकता है? -2। समझ में आ रहा है कैसे? और मैक्सिमम कितना हो सकता है? +6 हो सकता है। ये सुनो, और क्या कॉमन स्टेट हो सकता है? +2। समझ में आ रहा है? तो दीज आर कॉमन स्टेट। रेंज की बात करोगे तो इतना है, रेंज इज फ्रॉम -2 to +6, बट कॉमन स्टेट में -2, +4 एंड +6 आपको देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट आते जाते हो, क्या फर्क पड़ता है पीरियोडिक टेबल में? एक शिफ्ट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। और जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये सब के मैग्नीट्यूड्स बढ़ जाएं, ऐसे केस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आयंस बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आयनिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको O-2, S-2, है ना, ये कॉमन चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। एंड ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पूरे अर्थ के अंदर देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द ओर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ईदर ऑक्साइड और सल्फाइड। ऑक्साइड सल्फाइड में ही ओर्स आपको देखने को मिलेगा ना, सबसे ज्यादा ऑक्साइड एंड सल्फाइड के ही ओर देखने को मिलते हैं। इसलिए इस फैमिली को बोलते हैं ओर फॉर्मिंग एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, राइट। अब इसी का आई गेस लैटिन या ग्रीक में ही इसी को क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस। क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम क्या है? कैल्कोजेंस। उसका मतलब क्या होता है बेटा? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, CHALCOGENS, कैल्कोजेंस। ओके, ऑक्सीजन फैमिली इज आल्सो नोन विद द नेम। अच्छा अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे। देखो अभी तक जो हाईएस्ट स्टेट था वो हमारा फर्स्ट मेंबर करता ही करता, नाइट्रोजन +5 तक जाता है, उसके पहले कार्बन +4 तक जाता है, उसके पहले बोरॉन +3 तक जाता था। यहां ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ -2 से +2 तक ही जाता है, सिर्फ और सिर्फ -2 से +2 तक जाता है। कोई समझाएगा ऐसा क्यों? कोई बताएगा ऐसा क्यों? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है। तो नाइट्रोजन यार इतना भी खराब नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी बेइज्जती मत करो यार तुम लोग, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन ही तो है। फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड पे कौन आ गया? तो फिर क्या रीजन है? तो आओ चेक करते हैं। तो देखो नाइट्रोजन का पहले चेक करते हैं कौन सा कंपाउंड है जिसमें +5 है। बहुत सारे हैं, तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन उनमें सबसे कॉमन कौन सा है? HNO3, जिसको आप अच्छे से जानते हो ना? बोलो। अच्छा HNO3 में आपको मालूम है एक बॉन्ड कैसा बनता है? 1.5। ये क्लियर है? अच्छा इसमें आप ध्यान से देखो, नाइट्रोजन का स्टेट ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ने ये 2 बॉन्ड बना रखे, इधर की तरफ खींचा, बोलो,
इसने इधर खींचा, कितना खींच गया, 3 3 ना। अब ये नॉर्मल बॉन्ड तो है नहीं, ये कौन सा बॉन्ड है, डेटिव, जिसमें दे एक रहा है शेयर दोनों। लेकिन ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये एक नहीं दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच, अरे यही तो मानते हैं ना कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो पूरे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए। नॉर्मल बॉन्ड में उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे का एक होता है, इसलिए नॉर्मल बॉन्डिंग में सिर्फ 1 यूनिट चार्ज क्रिएट होता है। डेटिव बॉन्ड में कितने लोग कह रहे हैं, ये -2 और इस पे +2 लेके आएगा, तो इसलिए सिर्फ बॉन्ड काउंट करने से भी आंसर नहीं आने वाला, गलत हो सकता है। तो यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, ठीक, तो यहाँ 2, यहाँ 2 और 4 और यहाँ एक 5 +5। इज दैट क्लियर बेटा? तो इसका स्टेट क्या है, +5। समझ में आया, बोलो। अच्छा, कई लोग बोलते हैं कि सर NF5 भी तो बन सकता है, बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि NF5 बनाने जाओगे क्या हो जाएगा, हाँ 1 2 3 4 5 ऑक्टेट से ज्यादा सेकेंड पीरियड एलिमेंट कभी 10 इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल, इसलिए थैंकफुली ऑक्साइड एंड मोर थैंक्स टू द डेटिव बॉन्ड, जिसके वजह से ये पॉसिबल हो पाया, अदरवाइज ये भी नहीं बनता। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, अच्छी बात है। आओ ऑक्सीजन का सोचते हैं। ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन के ऊपर प्लस लाने के लिए हमारे पास दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम है जो ऐसा कर सकता है ऑक्सीजन पे प्लस। कौन सा वो एटम है, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वेरी गुड, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आ जाओ फ्लोरीन के साथ सोचते हैं क्या बन सकता है। तो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन क्या बना सकता है, हाँ जी, मैक्सिमम OF2। अच्छा, OF2 ही क्यों बोल रहे हैं, OF6 क्यों नहीं बोल रहे हैं? सेम रीजन, जैसे NF5 नहीं बन सकता वैसे ही OF6, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कितना है इसमें ऑक्सीजन पे, +2। क्या समझ में आ रहा है? अब कहोगे ठीक है सर, चलो ये तो समझ में आ गया +2, और ऑक्सीजन का +1 भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो और इधर किनारे किनारे फ्लोरीन लगा दो, बिल्कुल H2O2 की तरह, O2F2। अच्छा, क्यों नहीं F2O2 लिख रहे हैं? क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को यूजुअली राइट साइड लिखा जाता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो यूजुअली उसको लेफ्ट। तो इसलिए H2O2 के टाइम पे मैं H को पहले लिखता था, H2O2, और F2O2 नहीं लिख करके मैं O2F2 लिख रहा हूं। समझ में आया? आप इसको ये नहीं बोल सकते हो इट इज ऑक्साइड, ना 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 ना, इट इज फ्लोराइड। जिस पे नेगेटिव है उस पे आइड वर्ड आता है। समझ में आया? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव था उसमें, इसमें ऑक्सीजन पे, इसलिए इसको फ्लोरो ऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन फ्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, कौन सा, OF2 को। एंड ऐसे ही पेरोक्साइड ये बिल्कुल नहीं है बेटा, O2F2। क्या आएगा चार्ज, इधर खींचा +1, इधर खींचा +1, इस पे -1, इस पे -1। क्या समझ में आया? 0 आपको मालूम है ना, O2 में ही मिल जाएगा, ये सुनो, यहाँ 0, -1 -1 नहीं पता है क्या, H2O2, ये सुनो, दिख गया। और -2, अगर कोवलेंट की बात करोगे तो H2O, अदरवाइज दुनिया में बहुत सारे मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्साइड है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, Na2O, सभी में क्या है, ऑक्सीजन पे -2 है। क्या समझ में आ रहा है? ये -2 वाला, ये -1 वाला स्टेट, ये 0 वाला, ये +1 वाला और ये +2, मैंने सारे दिखा दिए, इसके अलावा इस पे पॉसिबल। लेकिन कितने लोग कहेंगे सर एक और कंपाउंड आपने बताया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, सुपर ऑक्साइड्स, क्या याद आ रहा है? सुपर ऑक्साइड्स आर वेरी रेयर स्पीशीज, it is formed by mostly the metals having larger size and very low ionization energy, low sublimation energy, low polarizing power, and कौन है वो? ऐसे कौन से एटम है जिनकी पोलराइजिंग पावर खराब है, साइज बड़ा है, बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी है? कम आयनाइजेशन एनर्जी मतलब एल्कली मेटल, लो आयनाइजेशन एनर्जी मतलब नीचे की तरफ जाओ तो कौन सा है, पोटेशियम, रुबिडियम एंड इनके। तो ये ऐसे इंटरेस्टिंग कंपाउंड है जहां KO2, RbO2, CSO2 मिलता है, और इन सभी में आप देखो तो इस पे +1 है, +1 क्योंकि हमने बचपन में सीखा है, यानी पिछली क्लास में जब हम छोटे थे तो हमने सीखा था क्या, कि एल्कली मेटल पे हमेशा +1 होता है, तो उस हिसाब से इन पे माइनस। मजे की बात देख रहे हो,
O2 पे -1, दो ऑक्सीजन मिलके -1 ले रहे हैं, तो एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, -0.5। तो ये ऐसे स्टेट हैं जहां ऑक्सीजन बेयर्स -0.5। ये सुपर ऑक्साइड्स है माय डियर। इसके अलावा और कंपाउंड होते हैं ओजोनाइड्स। ओजोन जानते हो? तो जब पोटेशियम को ट्रीट किया जाता है ओजोन के साथ, O3 के साथ, तो ये बनाता है KO3। इसमें ये +1 और ये -1। यहां -1/3 भी है, 3 ऑक्सीजन मिलकर के 1 यूनिट चार्ज। ये तो यूनिटरी मेथड से निकाल रहे हैं और कोई तरीका नहीं है। O2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? हमें तो मालूम है डायटोमिक के लिए प्लस माइनस कुछ भी हो जाए तो बड़ा तकलीफ होता है बीबीटी से। तो आंसर किससे मिलता है? एमओटी। एमओटी बॉन्ड ऑर्डर तो बताएगा, पर ऑक्सीजन तो हमें यूनिटरी मेथड लगा के निकालना पड़ेगा कि पर ऑक्सीजन एटम पे चार्ज कितना आया। 2 मिलकर के -1, तो एक पे कितना, -1/2। यहाँ 3 मिलकर के -1, तो एक पे कितना, -1/3। डिड यू अंडरस्टैंड गाइज? तो ऑक्सीजन माय डियर कहां से कहां हो सकता है? गॉट इट? -2 से +2 तक, उसके अलावा नहीं। ये जो सल्फर है इनका होता है -2 से लेके +6। ऑफ कोर्स सल्फर में +6 इज मोर स्टेबल देन H-2। समझ में आ रहा है क्या? इनके केस में ऑब्वियस सी बात है कि अगर फ्लोरीन काका साथ में नहीं आए तो ये ऑक्सीजन माइनस की तरफ जाना चाहेगा। जैसे इधर नाइट्रोजन माइनस की तरफ जाना चाह रहा है, वैसे ये जाना चाहेगा। O-2 इज मोर स्टेबल देन O+2। यहाँ तो +2 तक ही जाता है। बाकी कहानी आपको सबको मालूम है। डॉट 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 डॉट। मोस्ट कॉमन स्टेट इन सभी के +4 एंड +6 आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स -2 भी देखने को मिलेगा। रेंज नहीं है, बट -2 कब? जब हाइड्राइड बना रहे, सेलेनियम हाइड्राइड और ऐसे करके। क्या सभी को समझ आया? तो क्या आप विद इन अ मिनट, विद इन 2 मिनट कैन यू नोट इट डाउन? क्या? K2O? K2O भी तो बनता है, मैंने कहा मना किया कि K2O नहीं बनता है। ये है ना Na2O, K2O भी बनता है, वो नॉर्मल ऑक्साइड है। ऑक्साइड्स में आपको पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड तीनों तरह की कैटेगरी मिलती है बेटा। Rb2O भी होता है, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ आप पोटेशियम लेकर के करते हो तो सबसे पहला कंपाउंड यही बनता है, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, चलो बढ़िया से नोट कर लो एक एक पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ कहानी के फॉर्म में पूरा एकदम फटाफट फटाफट लिख दिया ना, इसको आप ब्रेकआउट करके लिखोगे, एक एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करोगे। डू इट, आई विल गिव यू 3 मिनट फॉर दिस। कम ऑन, गो अहेड।
कर लिया, बोलिए। तो ऑक्सीजन का -2 एंड सल्फर का +6 स्टेट स्टेबल है, बाकी नीचे वही इनर्ट पेयर इफेक्ट पोलोनियम पे लगेगा, लेकिन पोलोनियम खुद में क्या है, रेडियो एक्टिव, तो इसलिए यहाँ पे डिस्कशन अब जैसे जैसे देखो एक एक पूरा पूरा ग्रुप तुम लेफ्ट से राइट जाते जाओगे ना, देयर इज शिफ्ट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सब्सटैंशियली, इजंट इट? इसलिए हम बोलते हैं ना, इन अ पीरियड वी फॉलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब भी डोमिनेट कराना होता है। तो इसलिए आप देखोगे धीरे धीरे पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी कम होती जाएगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट में तो फिर भी आएगा, क्योंकि ऑक्साइड्स बन सकते हैं, ऑक्सो एनायंस बन सकते हैं, ऑक्सी एसिड्स बन सकते हैं, इस वजह से। लेकिन ऐसे नॉर्मली उनके पॉजिटिव बनाने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, सब्सटैंशियली रिड्यूस हो जाती है। और अगर वो प्लस बना भी रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी रिएक्शन में किधर आना चाहते हैं, जीरो या नेगेटिव की तरफ, समझ गए ना? तो अगला लिखो, हैलोजन फैमिली, ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएशन इन केस ऑफ हैलोजन फैमिली। अब ऑक्सीजन एंड हेलोजन में देखते हैं। तो हेलोजन फैमिली जब भी करते हो, मेंबर में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और टेनेसिन, टीएस होता है। टीएस अगेन ये दोनों ही रेडियो एक्टिव हैं। तो मेनली हमारा यही चार एलिमेंट है जिनके बारे में डिस्कशन करना है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5, मोस्ट कॉमन स्टेट -1 +5 एंड +7, ऐसा लगता है ना। बट जैसा मैंने बोला कि अब जब ये आयनिक बॉन्ड बनाएंगे तो ये हमेशा -1 होगा, सबसे डोमिनेटिंग टेंडेंसी -1 की है। और कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट कितना है, पी में कितना प्रेजेंट है बेटा, बोलो ना? 5 प्रेजेंट है। अनपेयर्ड देखा जाए तो सिर्फ 1 है। अब अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाना होता है तो वी नीड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डू वी और नॉट? वी नीड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर दैट कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जब आप बाहर निकालोगे यानी डी में, तो अनपेयर्ड जैसे ही आप एक निकालते हो तो दो अनपेयर्ड क्रिएट हो जाते हैं, एक ये और एक जो आगे की तरफ गया वो। इसलिए वेरिएशन अगर जनरली देखोगे तो ऑड नंबर में होता है, -1 तो चलो कॉमन है ही, इसके बाद अगर मान लो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव आ गया तो +1 है, उसके बाद आप देखोगे तो +3 आएगा, +3 के बाद +5, +5 के बाद प्लस, जनरली वेरिएशन ऐसा होता है। इसलिए पी ब्लॉक में ऐसा बात भी बोलते हैं कि जब भी आप दो स्टेट के बीच में देखने की कोशिश करो तो जनरली 2 यूनिट का गैप है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 मतलब 9 तो हो नहीं सकता, वरना यहाँ 2 यूनिट का। ऐसे ही ऑक्सीजन फैमिली में देखो कितना था, -2 0 है, फिर उसके बाद कौन सा +2, अगर ऐसे एक्साइट करते जाएं तो फिर +4 एंड +6 वाज मोस्ट कॉमन स्टेट। नाइट्रोजन फैमिली में देखो क्या था, 3 एंड 5। बोरॉन फैमिली में 1 एंड 3 ऑड नंबर, ऑड नंबर ग्रुप में ऑड नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट, इवन नंबर ग्रुप में इवन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कॉमन स्टेट है उनमें जनरली 2 यूनिट का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे तो जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सारा ही कर देता है, उसमें ऐसा कोई गैप नहीं है, बट इन जनरल मैंने आपको बताया कि ऐसा होता है। गॉट इट? मुझे बताओ फ्लोरीन के केस में कौन सा स्टेट हो सकता है, सिरप और सिरप एट जीरो ऑफ कोर्स एलिमेंटल स्टेट में। क्लोरीन कहां से कहां, -1 टू +7, +7, यहाँ -1 टू +7, यहाँ -1 टू +7। लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये +7 प्रिफर्ड नहीं करते हैं हेलोजेंस के लिए, फॉर ऑल ऑफ देम, फॉर ऑल हेलोजेंस, फॉर ऑल हेलोजेंस स्पेसिफिकली फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन के लिए इनके माइनस स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं ना। फॉर ऑल हेलोजेंस एक्सेप्ट
कौन सा? आयोडीन -1 स्टेट, -1 स्टेट, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट is more stable than any higher state. Than any higher state. इन सभी में ऐसे लिखने के लिए +3 कर दिया है, बट +3 इज नॉट अ वेरी स्टेबल स्टेट, सीधा +5 में जाते हैं. +3 इज रिलेटिवली लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 5 एंड, ठीक है, ध्यान रखना कि +3 में वो प्रेफर नहीं करते. +3 इज अगेन वेरी रेयर स्टेट. +3 इज रेयर स्टेट. लेस स्टेबल. तो ये बस मैंने कुछ बुलेट पॉइंट्स आपको दिए हैं जो आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत हेल्प करेंगे आगे आने वाले रेडॉक्स रिएक्शन को समझने में. ठीक है, तो इतनी चीजें आप तैयार करो, एकदम बढ़िया से देखो, लिखो एक पॉइंट वाइज करके. आ गया बच्चों बात समझ में? कर लिया नोट? अच्छे से नोट करना, पॉइंट वाइज लिख करके. आयोडीन की कौन सी स्टेबल स्टेट है ये पूछ रहे हो? बड़ा फ्लेक्सिबल है वो, मतलब ऐसे तो कॉमनली उसका भी स्टेट -1 ही है, बट बड़े आराम से उसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है ना. अभी मैं जब रिएक्शंस कराऊंगा तो थोड़ा आइडिया लगेगा तुम्हें. एंड -1 से सीधा वो 0 की तरफ प्रेफर करता है, एंड 0 से ऑक्सीडाइज किया जाए तो थोड़ा +1 की साइड में, और किया जाए तो +5. +3 वाला मैंने बोला था कि बड़ा रेयर होता है. ये लिखवा है ना आपको? तो अभी इसका कुछ रिएक्शंस करेंगे, हमें आइडिया लग जाएगा. डिड यू गेट इट? तो मैंने देखो एस एंड पी ब्लॉक का जितना भी वेरिएशन हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर का, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया. गेट द क्लैरिटी? अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डी ब्लॉक के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक समझ लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, इन पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर डी के बारे में ट्रेंड आएंगे. लिखो, हेडिंग डालो.
what is oxidizing agent? -1/3 बेटा। चार्ज तो है ना उनका, एवरेज की बात हो रही। लिख लिया आप लोगों ने? बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट किसे बोलते हैं, राइट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। तो मैं आपको पहले एक रिएक्शन समझाता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं ना। जैसे मान लो, ध्यान से देखना, राइट? ध्यान से समझना इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो आपने लिया है HBr और इसके सामने मैंने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये HBr को टू सम एक्सटेंट ब्रोमीन में कन्वर्ट कर देता है और खुद H2SO4 SO2 की तरफ चलता है एंड ऑफ कोर्स वाटर इधर की तरफ आएगा। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल रिएक्शन। दूसरा एक रिएक्शन बताता हूं कि जब आप P4 लेते हो, व्हाइट फॉस्फोरस विथ HNO3 नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का मतलब समझ में आता है बेटा? सॉल्यूट का क्वांटिटी बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे क्या? कॉन्सेंट्रेटेड। एंड सॉल्यूट कम हो जाए, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो अल्ट्रा डाइल्यूट का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ वाटर। सो P4HNO3 इन दोनों को मिलाओगे बेटा तो ये बनता है H3PO4 स्ट्रेट अवे एंड दिस गिव्स NO2 and of course H2O will be a byproduct. I'm not balancing it anymore. मैं तुम्हें बस बता रहा हूं किसको लेने से क्या बनता है। अब अगर इन दोनों रिएक्शन में देखो और सभी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट पे अपनी नजर डालो तो हाइड्रोजन देखो यहां भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, यहाँ पे भी और इधर भी। तो हाइड्रोजन का स्टेट तो हर जगह क्या रहेगा? +1। तो इसलिए मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा। हालांकि आप जब स्टार्ट करोगे तो आप हर एक एटम का देखोगे। और H2SO4 में सल्फर का हमने निकाला था, कितना होता है? +6। क्या आपको ध्यान है? नहीं तो दोबारा निकाल लो स्ट्रक्चर बना करके। ये सुनो, उसके बाद यहां देखो ब्रोमीन का कितना है बेटा? 0। और यहाँ सल्फर का कितना है? +4। ये सुनो, तो बताओ HBr में से ब्रोमीन -1 से 0 गया, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन को ही क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर दिया तो उसको क्या बोलते हैं? बोलो। अच्छा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि H2SO4 के प्रेजेंस में HBr बना, यानी H2SO4 के प्रेजेंस में HBr का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बोल सकता हूं? बोलो। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? इसने बगल वाले को ऑक्सीडाइज किया। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद में देखो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि जब खुद रिड्यूस होगा तभी तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद गेन करेगा तभी तो दूसरे लॉस करने के लिए फोर्स्ड होंगे। ये सुनो, तो यहाँ पे HBr इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड H2SO4 is getting reduced. So H2SO4 is acting as an oxidizing agent. Likewise, what is the role of HBr? HBr के प्रेजेंस में इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये काम कैसा करेगा? तो क्या समझ में है? Oxidizing agent oxidizes other species and itself get, and similarly reducing agent reduces other species and itself get। लिखो ये बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट oxidizes other molecule or compound but itself get reduced in the reaction। oxidizing agent oxidizes other
molecules or compound, but itself get reduced in the, बोलो, समझ में आ गया सभी को? बोलिए। ओके, उसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में लिखिए। एंड रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूसेस अदर मॉलिक्यूल्स बट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड। और उसके बाद ये रिएक्शन लिखना और इसमें डेजिग्नेट करो कौन ऑक्सीडाइजिंग है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये पहला रिएक्शन हुआ। ऐसे दूसरे में खुद से करो, पहला मैंने समझाया, दूसरे में खुद से करो। कर लिया सभी ने? मिटा दूं? ठीक। अब बताइए सेकंड वाले में कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? HNO3। कहां से कहां जा रहा है ये? +5 से +4 में जा रहा है ना? अब देखो थोड़ा याद करो, मैं आपको समझाता हूं। याद करो, मैंने बोला था नाइट्रोजन फैमिली में जो रेंज होता है -3 से +5 तक होता है, ध्यान आ रहा है? उसमें मैंने बोला था जो नाइट्रोजन का -3 प्रिफर्ड स्टेट है, बोलो, +5 उसका कम स्टेबल होता है। तो देखो +5 वाला डिक्रीज कर रहे हैं ना, वो अलग बात है कि अलग अलग स्पीशीज के केस में ये जो डिक्रीज होता है अलग अलग होता है। तो कहां पे लैंड किया इसने? NO2 पे। तो काम कैसा किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जिनके भी हायर स्टेट स्टेबल नहीं होते और उनके हायर स्टेट वाला कोई कंपाउंड दे दे तो आप तुरंत समझ जाओ कि वो काम क्या करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि उनका खुद का क्या पॉसिबल है? रिडक्शन। तो अगर कुछ आपको पॉपुलर नाम पूछा जाए, कैन यू नेम फ्यू ऑफ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो तुरंत HNO3 इज वन ऑफ देम। गॉट इट? और कुछ नाम बताओ। H2SO4 concentrated is a mild oxidizing agent। आप ध्यान से देखो तो मैंने बड़ा केयरफुली HBr लिया है। KMNO उधर की तरफ नहीं जाना है, मैं अभी जितना पढ़ाया उनमें से बताओ। HF फ्लोरीन ऑलरेडी बेयर्स -1 ना बेटा। आप बोलो कि F2, क्योंकि F2 बोलोगे तो F2 से -1 जाने का स्कोप है, रिडक्शन का स्कोप है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ही गलत घटिया आंसर है। क्योंकि सल्फर के केस में मैंने बोला है कि हायर स्टेट ज्यादा स्टेबल होते हैं, ऑक्सीजन के केस में लोअर। तो ऑक्सीजन के केस में O2 खुद में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ओजोन खुद में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट नाइट्रोजन या उसके आगे वाले जितने भी हैं वो हायर स्टेट में एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और नाइट्रोजन के आगे अगर बात करोगे ऑक्सीजन, वो तो न्यूट्रल स्टेट O2 के फॉर्म में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्यों नहीं है? O2 is a good oxidizing agent. Ozone is a good oxidizing agent. OF2 is a very powerful oxidizing agent, isn't it? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चला गया यार, वो माइनस चाहता है। और उधर चले जाओ तो यार इतने कंपाउंड है कि गिनते गिनते थक जाओगे। नहीं,
F2Cl2 Br2 ये सब खुद में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और बात करेंगे HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, यार कितने कंपाउंड, बनाना शुरू तो करो एक बार, समझ आ रहा है? उन सभी में क्या है, तो एक कॉमन सेंस रहना जरूरी है जब आप अप्लाई, इसलिए मैं आपको पहले ट्रेंड समझा रहा हूं, उस ट्रेंड को अच्छे से दिमाग में बिठाना है। कायदे से अगर आप देखो तो यहां पे आपको लग रहा होगा कि सर H2SO4 में तो आपने बताया था, मतलब सल्फर के केस में बताया था +6 ज्यादा स्टेबल होता है, ये सुनो, तो मोस्ट केसेस में आंसर वही है। ये कुछ रेयर रिएक्शंस में से है जहां पे H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, अदरवाइज ये नहीं। आप इसको ऐसे ध्यान में रखना। इज दैट क्लियर? तो यहां बताओ +5 से कहां जा रहा है, +4, क्या हो रहा है, रिडक्शन। काम कैसा करेगा, ये 0 से कहां जा रहा है बेटा, +5, क्या समझ में आ रहा है? तो ये काम क्या हो रहा है, इसका खुद का काम कैसा कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? गॉट इट? हाँ, देखना तो ऐसे ही है यार, रिएक्शन दिया हो तो स्पेकुलेट नहीं करना है। स्पेकुलेशन तो तब करना है जब बिना रिएक्शन के सिर्फ नाम दे के पूछ ले कि बताओ ये कैसा काम करेगा। स्पेकुलेट नहीं करा, रिएक्शन दे तो करो, रिएक्शन दे तो जैसे लिखा हुआ है उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो। क्या समझ में आ रहा है? गॉट इट? क्या और एक रिएक्शन तो पहचानोगे, लिखो, आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन। चलो बेटा बताओ, नाइट्रोजन का यहाँ स्टेट क्या है, -3, वेरी गुड। क्लोरीन यहाँ, नाइट्रोजन यहाँ और क्लोरीन यहाँ -1 ना बेटा, -5 कहां से? ये अमोनियम क्लोराइड है, आयन अमोनियम प्लस, एंड इस पूरे पे क्या होता है, +1, तो उस पे क्या आएगा? मतलब क्लोरीन कहां से कहां गया, क्या हुआ, काम कैसा कर रहे हैं, ये कहां से कहां गया, -3 से, क्या हुआ, काम कैसा कर रहे हैं? अब कहोगे सर ये जो आपने बताया था सब उल्टा सुल्टा कर रहे हो, आपने बोला था नाइट्रोजन का -3 ज्यादा स्टेबल है, यहाँ -3 से कहां ले जा रहे हो? तो देखो ये रिलेटिव बात मैंने बताई थी, मैंने ये भी बोला था कि सामने वाले पे भी डिपेंड करता है उसको कहां लेके जा रहा है, इसलिए रेंज लिखवाया। बताओ क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ये इसका पावर नहीं है, इनका पावर है जो इसको यहां तक लेके जा रहा है। इसमें अमोनिया का अपना कोई रोल नहीं है, इसमें रोल क्लोरीन का है। समझ में आ रहा है? अब देखो अगर क्लोरीन एक्सेस ले लेते हो तो यही NCl3 में पहुंच जाता है, बट चाहे जो भी हो, कितने लोग कह रहे हैं होगा तो सर ये रिड्यूसिंग और होगा तो ये, क्यों? क्योंकि यहाँ 0 है और इधर की तरफ कहीं पे भी जाओ -1 है, इधर ये -3 और इधर की तरफ ये कितना हो जा रहा है, प्लस। समझ में आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है क्या?
उधर भी देखो तो -1 में, कहीं पे भी तुम देख लो -1 स्टेट। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते तो आपको थोड़ा एक आइडिया होता कि ये जो नाइट्रोजन का कुछ पोर्शन अमोनियम आयन में चला गया है, दिख रहा है? उसके अंदर नाइट्रोजन -3 में ही है, तो क्या इसका मतलब रिड्यूस नहीं हुआ है? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बेसिकली ऐसा हुआ कि अमोनिया आपने ज्यादा ले रखा था ना, तो कम लेते तो HCl बनता। क्या बनता? ज्यादा ले रहे हो तो अमोनिया और HCl कंबाइन कर जाते, क्या रिएक्शन पड़ा था? व्हाइट डेंस फ्यूम बनता है। हाँ, तो इसलिए वो अमोनियम क्लोराइड लिख रखा है। तो एक्सेस लेने पे कुछ अनरिएक्टेड जो अमोनिया होते हैं वो बने हुए HCl से कंबाइन करके NH4Cl बना देते हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे रिएक्शन मिलेंगे। दीज आर जस्ट द ट्रेलर्स, गॉट इट? बहुत रिएक्शन। एक टाइम पे IIT JEE हो गया या एम्स जैसे जो प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन थे, उनका ये फेवरेट हब हुआ करता था रेडॉक्स। मतलब सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस बनते थे इन टॉपिक से। अभी तो बस लग रहा होगा क्या यार, ये तो मक्खन की तरह है सब, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है फटाफट। अभी आने दो, धीरे धीरे डेप्थ में घुसने दो, फिर दिखाता हूँ क्या है ये टॉपिक, है ना? तब मजा आएगा। अभी तो हम इसी चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और वो एक बड़ी यूनिक टेक्निक होगी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ मोल रिलेटेड थिंग विदाउट बैलेंसिंग द रिएक्शन। बहुत मजा आएगा, है ना? तो वो अभी टेक्निक सीखना है, लेकिन अभी तो पहले धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बेसिक डेवलप करो, फिर उसके बाद चलो। तो समझ में आ गया बेटा? ओके, ग्रेट। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में एक और अच्छी सी बहुत सुंदर बात बताई थी, आपको याद है? कितनी सुंदर बात बताई थी? मैंने बताया था सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और आयन इज इक्वल टू, और वहां से मैंने बोला था कि अगर कई सारे एलिमेंट्स का आपको कंफर्म हो, सिर्फ किसी एक का डाउट हो कि यार इसमें इसका पता नहीं कितना होगा, और आप सोच रहे हो कि नहीं यार मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए एक टेक्निक मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है? बिना स्ट्रक्चर के ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है उसको समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कुछ लोग, एक्स मान करके। ठीक है? क्या इसके लिमिटेशंस हैं? ऑफ कोर्स इट इज। क्या स्ट्रक्चर के कोई लिमिटेशन है? नो नो नो, स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम करते हैं, और एक्यूरेट आंसर स्ट्रक्चर से ही आता है। बट हर केस में आपको स्ट्रक्चर देखने को मुश्किल है कि मिले। ठीक है? आओ चलो देखते हैं, चेक करते हैं। लिखो, हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर रूल। और वो रूल क्या बोलता था, सबको ध्यान है? सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल और आयन। मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, KMnO4। किसका एग्जांपल दिया? एक एग्जांपल देता हूं Na2SO4, एक देता हूं Na2CO3। और इन सभी में मैं बोल रहा हूं कि सेंटर वाला जो एटम है ना, जो यहां डबल अंडरलाइन जो किया हुआ है, उस एटम का निकालो। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइंड एटम इन द गिवन कंपाउंड। तो एक करके दिखाता हूं, बाकी आप सब फटाफट यूज करना सीख जाओ। ठीक है? एक करके दिखाता हूं। अब मान लो मेरे को मैग्नीज का निकालना है इन KMnO4। So what you have to do, let Mn have X oxidation state. एंड एक बात बताओ, पोटेशियम का क्या होता है? +1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? होता तो -2 से +2 सभी है। क्या फ्लोरीन है? क्या नहीं। तो पॉजिटिव का चांस गया। अब रही बात, क्या इससे लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाँ जी भाई, Mn और K तो सब लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसका मतलब माइनस में चांस है। माइनस में सबसे कॉमन कौन सा स्टेट है? -2, उसका प्रिफर्ड स्टेट है, इसलिए मैंने क्या मान लिया?
क्या माना हुआ गलत हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप एज्यूम कर रहे हो, जरूरी थोड़ी सही हो। तो अब -2 एज्यूम कर लिया, तो नाउ अप्लाई द रूल। क्या बोलते हैं? इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। मैंगनीज का कितना है? X। ऑक्सीजन का कितना है? कितने ऑक्सीजन? इज इक्वल टू, इस पे कोई चार्ज नहीं था। अब यहां से x निकालते हैं। x इज इक्वल टू 8 - 1 कितना आ गया? +7। x की वैल्यू +7 विच इज करेक्ट। क्या समझ में आया? क्या बिना स्ट्रक्चर बनाए निकल गया क्या? बोलो। अब अगर आप बनाते तो देखो कैसा होता। ये होता K+ एंड ये Mn होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बिल्कुल पर क्लोराइड जैसा। ये पोटेशियम पर मैंगनेट है, इसका नाम क्या है? पोटेशियम पर मैंगनेट। तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, एंड O- जब आप करते हो तब आप देखो इसमें हर तरफ मैंगनीज के ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो खींच के ले जाएंगे। इधर भी ये, तो टोटल कितने का लॉस हुआ? 7 का, तो इसलिए प्लस। स्ट्रक्चर से भी वही, बिना स्ट्रक्चर बनाए भी वही, है ना मजेदार मेथड। चलो इसका निकालो आप बताओ। आप बताओ, मुझे गाइड करो, बताओ सोडियम का कितना? +7 +1। कितने सोडियम है? तो 2। भाई सबका सम करना है, ये नहीं बस इसका एक ले लिया, 3 पड़े एक ही गले। सारे एटम 2 सोडियम दोनों का ऐड। प्लस कितने लोग करे? सल्फर का क्या मान लो? X, है ना। ऑक्सीजन, हाँ, इज इक्वल टू X की वैल्यू दिख रही है क्या? इसका निकालो। निकल गया क्या? बड़ा फास्ट हो यार तुम लोग। कितना रहे? प्लस, जिसका पूछ रहा है उसका। समझ में आ गया? अब हम X मेथड का यूज करके बहुत सारे स्पीशीज के केस में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अच्छा, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा चीज करना है, एंड दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, हेडिंग डालिए। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट of an atom present in a molecule. Average oxidation state of a what? Atom present in a molecule. Got it? क्वेश्चन दो इस पे, बोलो। एक कंपाउंड है सल्फर का, उसका नाम है सोडियम टेट्राथायोनेट। क्या नाम है? और वो मिलके बना है एक एसिड से जिसका नाम है टेट्राथायोनिक एसिड। क्या नाम है? अच्छा, तो ये जैसे ही वर्ड आ रहा है टेट्राथायोनिक एसिड, पहले इसको समझ लेते हैं, सॉल्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। टेट्राथायोनिक एसिड, और ये समझते समझते ये भी समझ लेना है कि थायोनिक एसिड के सीरीज क्या होते हैं। देखो ये सल्फर के कंपाउंड है, थायो वर्ड आ जाए तो मतलब सल्फर रिलेटेड कंपाउंड, ठीक है। चलो तो देखें, शुरू करें। देखो सबसे पहला जो इसका कंपाउंड है वो मैं लिख रहा हूं, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH एंड सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड। और एक लिखता हूं HO H डबल बॉन्ड O, एक सल्फर बीच में। क्या समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है समझ में? कि किनारे वाले जो SO3H हैं वो एकदम फिक्स्ड हैं, सिर्फ बीच में क्या हो रहा है? सल्फर बढ़ रहा है। ये सुनो, तो अगर ऐसा कोई पैटर्न मिलने लग जाए सल्फर के एसिड्स में, मतलब ऑक्सीजन 6 एंड हाइड्रोजन 2 और सल्फर 2 से ज्यादा, देखना
ऑक्सीजन 6 है, 3 इधर 3 इधर, हाइड्रोजन 2 ही है, और बीच में सल्फर बढ़ेगा तो ये सल्फर कभी 2 भी हो सकता है, 3 भी, कभी 4 भी। ये अगर कभी आपको पैटर्न मिल जाए तो आप तुरंत दिमाग लगाओ कि ये पक्का थायोनिक एसिड का सीरीज। जितने सल्फर उस हिसाब से बैलेंस, कम से कम 2 होंगे तो इसको बोलते हैं डाई थायोनिक। क्या बोलते हैं? जितने सल्फर उतना थायोवर्ड है, डाई थायोनिक एसिड। ये क्या है? ये क्या है? कहानी लिखो इसके बारे में जल्दी। थायोनिक एसिड सीरीज। देखो मैंने एक तरफ तुमको रोक रखा है ना कि बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बीच में बहुत सारे बॉन्ड मत बनाना, लेकिन यहाँ सल्फर सल्फर तो खूब सारे बना रहा हूं मैं। तो आप वापस आओ तो आपको समझाता हूं थोड़ा। क्या बॉन्ड एनर्जी याद है क्या आपको? किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन या सल्फर सल्फर? याद करो मैंने बोला था कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, पहला पॉइंट याद है। तो अगर ओ ओ बॉन्ड देखे ऐसे तो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर वन है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं। दूसरा मैंने बोला था लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो। लेंथ से समझ में आता है कि सल्फर कम होना चाहिए ऑक्सीजन का। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताया था, मैंने बोला था इस बात को हमेशा ध्यान रखना क्योंकि सेकंड पीरियड में ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लोन पेयर, बताओ ओ ओ बॉन्ड अगर मैं करता हूं ओ ओ, तो क्या लोन पेयर रिपल्शन दिख रहे हैं? एस एस बॉन्ड कर रहा हूं तो भी है, लेकिन सेकंड पीरियड एलिमेंट में इनका रिपल्शन इतना पावरफुल होता है क्योंकि स्मॉल साइज है, इसलिए इतने नजदीक होते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इनको अच्छे से बॉन्ड बनाने, ओवरलैप में प्रॉब्लम क्रिएट। एंड ये जो ओवरलैप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, दीज बॉन्ड्स आर क्वाइट वीक, इसलिए सल्फर सल्फर का बॉन्ड एनर्जी ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज्यादा होता है, इसलिए सल्फर का कैटिनेटिंग एबिलिटी ज्यादा है। इसलिए देखो सल्फर 8 फॉर्म में मिलता है, S8 इन द नेचर, ऑक्सीजन O2, यही है ना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया O3। पेरोक्साइड मैंने बोला है कि अननेसेसरी मत लगाना, जब उसके बिना बिल्कुल काम ना चले तभी लगाना, ये सुनो। तो ऐसी चीजें हमने पढ़ी है ना, बोलो। सल्फर के केस में देखो कैटनेशन तो कितना कॉन्ट्रास्ट हो जाता है ना, सेकंड पीरियड एलिमेंट और उसके इमीडिएट नीचे वाले के ग्रुप में। तो इसमें ये सब रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सल्फर की कैटिनेशन बेटर होने की वजह से, इसलिए आपको मल्टीपल सल्फर एक साथ जुड़े होंगे। ये उसका क्लासिक एग्जांपल है थायोनिक एसिड का जो सीरीज है। क्या समझ में आया? थायोनिक एसिड के सीरीज सारे नाम लिख लिए सभी ने, डाई थायोनिक, ट्राई थायोनिक, टेट्रा थायोनिक। हाँ, अब क्वेश्चन लिखो। अब फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर of different sulfur present in tetrathionic acid. Find the oxidation number of different sulfurs present in tetrathionic acid and also find the average oxidation number of sulfur and also find the average oxidation number of sulfur. चलो बेटा निकालो। Also find the average oxidation state of sulfur. क्यों पेज पलटना पड़ रहा है भाई?
पेज क्यों पलटना पड़ता है? क्यों विनायक, क्या हाल है? अभी कुछ एनर्जी लेवल इंप्रूव हुआ? सुबह शुरू की एक्सरसाइज वगैरह? ठीक है, अभी चेहरे में भी थोड़ा सा एक्टिवनेस आ रही है। हाँ जी बेटा, कर लिया? बस 2 मिनट कर लिया आप लोगों ने बेटा? बोलिए, सभी का क्लियर हो गया? चलो, तो आप देखो इसमें सल्फर, ये बीच वाला जो सल्फर है टेट्राथायोनिक एसिड, ये जो बीच वाला सल्फर कौन सा, ये इनकी वैल्यूज क्या है? 0। सब अग्री कर दो। और ये किनारे वालों की वैल्यूज क्या है? +5 एंड, दिख रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इधर भी सल्फर इधर भी सल्फर, तो 0 हो गया। तो आंसर पहले वाले का क्या है? 5005। ये सुनो, डिफरेंट सल्फर। सेकेंड मैंने क्या पूछा है? एवरेज स्टेट। तो एवरेज स्टेट कैसे निकालते हैं? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? हाँ भाई, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम डिवाइडेड बाई कितने आइटम थे? सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम। ये सुनो, तो बताओ कितना आंसर आएगा? 5 + 0 + 0 + 5 अपॉन 4 एटम थे। टोटल कितना हो गया? ये देखो बड़ा वियर्ड सा आ रहा है ना, 2.5। अगर मैं डायरेक्ट आपसे पूछता इसकी वैल्यू 2.5 है तो आप तंग हो जाते। ये कैसे हो गया? फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे कोई इलेक्ट्रॉन 2.5 छोड़ सकता है? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो समझ आया, इलेक्ट्रॉन 2.5 कैसे निकल सकता है? तो वो एक्चुअली जब भी ऐसा वियर्ड वैल्यू आने लगे तो समझ लो कि एवरेज वैल्यू आपने निकाली है, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। आ रहा है? यही काम हमने पहले थोड़ी देर पहले भी किया था, जब मैंने ये बताया था सुपर ऑक्साइड O2 -1, 2 ऑक्सीजन का मिला के -1 है, तो एवरेज वैल्यू कितनी है? 0.5। समझ में आया ना? -0.5। तो ऐसे ही था। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इसलिए टेंशन में बिल्कुल नहीं आना है। अच्छा, मान लो यही क्वेश्चन मैं ऐसे पूछता आपसे, ठीक है, तरीका थोड़ा चेंज कर देता और बोलता स्ट्रक्चर मत बनाओ, स्ट्रक्चर मत बनाओ एंड गेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हियर, अंडरलाइन, विदाउट यूजिंग द स्ट्रक्चर। तो क्या करते आप? एक्स मेथड से निकालते। इसका क्या मानते हैं? एक्स, इसका कितना होता है जी? +1 इंटू +4 इंटू -2 इंटू इज इक्वल टू, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू, ओ माय गॉड, इसका मतलब जो x आता है वो खुद क्या होता है? एवरेज वैल्यू। याद रहेगा ना? तो कभी आपसे पूछ ले कि डिफरेंट डिफरेंट सल्फर एटम्स या डिफरेंट एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो एक्स मेथड से मत निकालना, क्योंकि वो एवरेज देता है। हाँ, वो एवरेज वैल्यू ही सही हो सकती है कब? जब एटम ही एक हो। नहीं, केमिनोफोर में वो एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा था क्योंकि मैंगनीज एक ही था। तो जब वो पर्टिकुलर आइटम जिसका स्टेट निकालने जा रहे हो एक से ज्यादा हो, तो बहुत हाई चांसेस है कि वो आपको एवरेज स्टेट दे। जैसे एक और क्लासिक एग्जांपल देता हूं आपको एवरेज स्टेट का ना, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा ही जबरदस्त है वो मॉलिक्यूल। पता है कौन सा है? कंपाउंड लेवल की Fe3O4। जरा निकालो तो वैल्यू। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन हियर?
बोलो 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 बोलो। 8/3 आ रहा है। 8/3 को थोड़ा डिवाइड करके बताओ, 2 पॉइंट कितना आ रहा है? 2.66। अजीब लग रहा है ना? हमें तो पता है आयरन किस में होता है, +2 एंड क्या पता है। तो कभी कभी पूछता भी है कि बताओ इसमें कितने आयरन +2 में है, कितने +3 में। तो दिस मॉलिक्यूल एक्चुअली एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, FeO.Fe2O3। अब देखो इनको जोड़ो, Fe3O, मिल गया ना? मजा आया? So this is 1 iron in +2 and 2 of the iron in +3। आपसे पूछे परसेंटेज Fe+2 कितना है, तो 1/3 into 100, 33% आयरन इज प्रेजेंट इन Fe2+ फॉर्म। क्या आया बात समझ में? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, खास करके तब जब हमें पता हो यही दो स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, बट फिर भी हमें वैल्यू निकालने में कुछ वियर्ड सा ही आंसर मिल रहा हो। क्या आ रहा है बात समझ में? ऐसे ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि GaCl2 में गैलियम का ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या क्या होंगे। तो बताओ, बोरॉन फैमिली का पार्ट है ना, उसमें स्टेट क्या होते हैं, +1 एंड इसका देख कितना आ रहा है, +2। अरे क्लोरीन का -1 है ना, मोस्ट प्रिफर्ड, तो यहाँ +2 आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है ये? बोलो। नहीं। अरे आ ही रहा है जब +1 3, तो ये कहां से पॉसिबल है? इसका मतलब ये पक्का इंपेरिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या कंपाउंड हो सकता है? तो 2 किसका एवरेज आ सकता है, 1 है, तो यही थे ना, मतलब दोनों स्टेट। अरे अगर अकेले 3 का होता तो +3 आता ना बेटा, अकेले 1 का होता तो +1। 2 आ रहा है, इसका मतलब 1 एंड 3 दोनों का मिक्सचर है। क्या हो सकता है? गेस इट। GaCl.GaCl3। आंसर इज +3 एंड +1। इन दोनों का एवरेज वैल्यू है Ga2Cl4। सिंप्लीफाई कर लो, GaCl2। क्या समझ आया क्या कि एवरेज वैल्यू है? आंसर इज +1 एंड +3। तो बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं, दिमाग के धागे सारे खुलने के लिए। खुले थोड़े बहुत दिमाग के धागे? वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आ गया आपको, सारे मेथड से, स्ट्रक्चर से निकालने आ ही गया, एक्स मेथड से भी निकालने आ गया। क्या एक्स मेथड की गलतियां हो सकती हैं? बहुत सारी। अगर आप अपने सेंसेस का यूज ना करो तो गलतियां ही गलतियां होंगी। आओ मैं तुम्हें 2-4 गलती इकट्ठे करवाता हूं, ठीक है? पहला गलती मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूं, किसमें? देखो, H2SO5 में, इसमें पहली गलती। चलो करने के लिए रेडी हो जाओ सब। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलना, मान लिया। हाइड्रोजन का 1 into 2, सल्फर का x, ऑक्सीजन बताओ माइनस इज इक्वल टू, x की वैल्यू 10 में से 2 गया कितना, 8। ओ माई गॉड, हो गया ये। सल्फर कैन नेवर हैव +8, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का रेंज ही -2 से, तुमने क्या इनकी चमड़ी निकाल करके निकालना है इलेक्ट्रॉन? चांस नहीं है, यानी ये गड़बड़ हो गया। फिर क्या सही है? फिर आंसर सही ये है कि आपने ये जो एज्यूम कर लिया ना, यहां झोल हो गया बेटा। बेसिकली यहां गड़बड़ी हो गई। क्या गड़बड़ी हुई यहाँ पे? कि आपने सारे ऑक्सीजन को -2, जब स्ट्रक्चर बनाते हो एकदम बढ़िया से, तो आपको मालूम है कि इसके अंदर पेरोक्साइड है, 2 -1 में है, इसलिए गलत हो गया। अगर आपने 2 -1 वाले लिए होते और बाकी सब -2 वाले, तो आंसर सही हो जाता। आओ दिखाते हैं, रिफाइन करके दिखाते हैं। बताओ, 2 हाइड्रोजन 2 into 1 प्लस सल्फर x +3 ऑक्सीजन -2, समझ में आ रहा है? +2 ऑक्सीजन -1 इज इक्वल टू 0। जोड़ो तो, ये 2 से 2 उड़ गया, बस आ गया आंसर। प्लस, ये पहली गलती मैंने कराया, ऐसी पहली नहीं, बार बार गलतियां कराऊंगा तुमसे। अगर जहां भी पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, उन सभी जगहों पे तुम गलती करोगे। मार्शल्स एसिड में अप्लाई करो, वहां भी गलती करोगे, करोगे ना? तो फिर कहोगे सर फिर क्या? फिर तो सर यही हो गया घूम फिर करके कि स्ट्रक्चर ही बनाना रह गया, वही पेनफुल काम। तो मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं करना है, कुछ तो बात होगी, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। देखो, थोड़ा समझदार होकर के ये सोचना है कि यार कभी भी मैं वैल्यू निकालूं, और थोड़ा अवेयर रहना है, चेकलिस्ट बनाने हैं। क्या कि उस ग्रुप के हाईएस्ट वैल्यू से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर गया मतलब पेरोक्साइड डेंजर, खतरे की घंटी बज गई। और फिर पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर, सिर्फ उन्हीं केसेस में आप पेरोक्साइड के स्ट्रक्चर्स बना के करो। समझ आया क्या?
अच्छा जी, तो ये बस बात ध्यान रखोगे तो सब सही है। अगर रेंज के नीचे आ रहा है, कम वैल्यू आ रही है, तो बहुत हाई चांसेस है कि देयर इज नो पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्साइड यूजुअली प्रेजेंट कम होते हैं ना। क्या सबको समझ में आ गया? तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं रोकता हूं प्यारे बच्चों, एंड अगली क्लास में मैं आपको डीएन आगे की चीजें डिस्कस करूंगा। इसको अच्छे से नोट कर लो।